इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। मंगल 7 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी साबका धमकियों को दोहराते हुए खबरदार किया कि पूरे मुल्क को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वो रात शायद आज की रात हो। अब उनके पास कल तक वक्त है, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में वो नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें कल शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक की मोहलत दी है। इसके बाद उनके पास ना कोई पुल होंगे, ना बिजली घर। पत्थर का ज़माना, हाँ बिल्कुल पत्थर का ज़माना। They're gonna have no bridges, they're gonna have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. दूसरी जानब ईरान का कहना है कि उसने जंग बंदी के लिए अमेरिका की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, ताहम साथ ही जंग के वाज़े और हतमी खात्मे का मुतालबा किया है और अपने मुतालबात की एक फहरिस्त भी पेश की है। ईरानी एहलकार की नौजवानों से इंसानी जंजीर बनाने की भी अपील कि वो दोपहर 2 बजे इन नैरूगाहों के गिर्द जमा हों जो हमारे पास हैं और हमारे कौमी वसाइल हैं, बगैर किसी सियासी नज़रिए या मौक़िफ़ के, क्योंकि ये ईरान के मुस्तक़बिल और ईरानी नौजवानों का मसला है। इसराइली फौज का ईरान में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले का दावा। צה"ל תקף כעת בעוצמה את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. हमने अब ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट इस सालुए में जोरदार हमला किया है। इसराइल में जंग के खिलाफ मुजाहरे, क्या इसराइल में जंग की मुखालफत बढ़ रही है? देखिए, जंग के खिलाफ जो है कुछ यहाँ पर मुजाहरे हुए, हालांकि वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कई सारे शहरों में जो है इस तरह के मुजाहरे देखने को आए। जानिए ईरानी सरजमीन पर अमरीकी एहलकार को रेस्क्यू करने के मिशन में क्या हुआ। ईरान के अंदर दूर तक ये उस मिशन की बाकियात हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने मौजज़ाती करार दिया है। जो मलबा आप देख रहे हैं वो अमरीकी C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे का है, जिसे अमरीका के मुताबिक पहले छोड़ना पड़ा और फिर तबाह करना पड़ा। मजीद ये भी जानिए कि ओरला गोयरिन ने 2 समुद्रों को आपस में मिलाने वाली आबनाए हुर्मुज़ के करीब ओमान के साहिल पर क्या देखा। ये इलाका पुरसकून और पुरअमन नजर आता है, लेकिन दर हकीकत हम अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के मैदान के दहाने पर खड़े हैं। इंसान के जमीन से सबसे ज्यादा दूरी के सफर का रिकॉर्ड बनाने के बाद आर्टेमिस डोम की वापसी शुरू। Administrator Alex, I'm going to just get a quick comm check, make sure you guys are still on the line and we didn't have a handover. I am, yes, I am. And integrity, and back over to you, Mr. President. Yeah, I think we might have gotten cut off. It is a long distance. It's a long ways. The reception's been great. मिलिए 80 साल की उम्र में दौड़ के मुकाबले में 32 गोल्ड, 14 सिल्वर और 3 कांसी के मेडल जीतने वाली रामा सब्बा से। 2 गोल्ड, 14 सिल्वर, 3 कांसी and 2 रोल షోట్లు। ये भी जानिए कि बर्तानिया में एक नाबीना शख्स कैसे मैराथन मुकम्मल करना चाहता है। नजर कमजोर होने का मतलब मुकम्मल अंधेरा नहीं है। मैं ऐसे देखता हूँ जैसे पानी के अंदर से देख रहे हूँ। मुझे पता होता है कि आप मौजूद हैं, लेकिन मुझे बारीक चीजें नजर नहीं आती। और ये भी कि चूहे को बहादुरी के एतराफ में सोने का तमगा क्यों दिया गया। इस चूहे को बहादुरी पर सोने का तमगा दिया गया था। मगावा नामी चूहे ने, जो 8 साल की उम्र तक जिंदा रहा, सन 2016 में अपने करियर के आगाज से 5 बरस के दौरान कंबोडिया में 100 से ज्यादा बारूदी सुरंगों और दीगर धमाका खेज मवाद को सूंघ कर तलाश किया। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी साबका धमकियों को दोहराते हुए खबरदार किया कि पूरे मुल्क को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वो रात शायद कल यानी आज की रात हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करने के लिए दी गई 10 दिन की मोहलत आज खत्म होनी थी, लेकिन उन्होंने ईस्टर के मौके पर अच्छा इंसान बनने के लिए इसे कल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ताहम उन्होंने कहा कि जब कल यानी आज की मोहलत खत्म हो जाएगी तो उनके पास कोई पुल नहीं होंगे, उनके पास कोई बिजली घर नहीं होंगे। पत्थर का जमाना। I don't know. I can't tell. Depends what they do. This is a critical period. ये सब इस बात पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। ये एक निहायत अहम मरहला है। उनके पास वक्त है, कल शाम 8 बजे तक। उन्होंने 7 दिन की मजीद मोहलत मांगी थी। मैंने कहा 10 दिन दे दो, और वो 10 दिन आज खत्म हो रहे थे। तो यूं समझ लें कि मैंने 1 दिन और दे दिया। मैंने सोचा कि ईस्टर के फौरन बाद सख्ती करना मुनासिब नहीं। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। अब उनके पास कल तक वक्त है, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में वो नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें कल शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक की मोहलत दी है। इसके बाद उनके पास ना कोई पुल होंगे, ना बिजली घर। पत्थर का जमाना। हाँ, बिल्कुल पत्थर का जमाना। They're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. उन्होंने ये बात ईरान को पत्थर के जमाने में वापस भेजने की अपनी साबका धमकी का हवाला देते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात में अमेरिका को सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि ईरानी हुकाम आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो नेटो ममालिक से बहुत मायूस हैं क्योंकि इत्तेहादियों ने ईरान से मुतल्लक मिशन में शामिल होने की उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा बरतानिया से मायूस हैं। इसके बाद ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान के साथ तनाज़ा खत्म करने पर गौर करेंगे कि अगर तेहरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करे। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो तरजीह देंगे कि अमेरिका खुद जहाज़ों से टोल वसूल करे और कहा कि हम जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा हम जीत चुके हैं, वो अस्करी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। हमारे पास एक मंसूबा है जिसके तहत हम टोल वसूल करेंगे। Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them run. Why shouldn't we? We're the winner. We won. हम जीत चुके हैं, वो अस्करी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। इनके पास अब सिर्फ नफसियाती हरबा रह गया है कि शायद वो पानी में चंद बारूदी सुरंगें बिछा दे। ठीक है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पास एक मंसूबा है जिसके तहत हम फीस वसूल करेंगे। No, we have a concept where we'll charge tolls. ट्रंप ने कहा कि उनकी 48 घंटे की मोहलत पूरी करने के लिए जो मंगल की शाम 8 बजे खत्म होनी है, ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। और मजीद कहा कि इस मुआहदे का एक हिस्सा ये होगा कि हम तेल की आज़ादाना नकलो हरकत चाहते हैं। एक रिपोर्टर ने ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट के बारे में सवाल किया जिसमें उन्होंने ईरानियों के लिए नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सदर ने कहा कि उन्हें उन नाकदीन की कोई परवाह नहीं जो इस पोस्ट की वजह से उनकी ज़हनी सेहत पर सवाल उठा रहे हैं और कहा कि उनके इक़्तिदार में आने से पहले अमेरिका को कई सालों तक लूटा जाता रहा। उन्होंने कल शाम ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के अपने वादे को दोहराया और कहा कि वो आधी रात तक मुल्क के पुल तबाह कर देंगे। उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि आधी रात किस टाइम जोन के मुताबिक होगी। ताहम इससे कबल ट्रुथ सोशल पर की गई एक पोस्ट में सदर ने कहा था कि पुलों और बिजली घरों पर हमले अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल की शाम 8 बजे शुरू होंगे। उन्होंने कहा कल रात 12 बजे तक ईरान का हर पुल तबाह कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जंग के बाद ईरान अपने मुल्क की दोबारा तामीर सिर्फ अमेरिका की मदद से ही कर सकेगा और मुमकिन है हम उनके मुल्क की तामीर नौ में भी शामिल हों। और मजीद कहा कि ऐसी सूरत में अमेरिका ये पसंद करेगा कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। Was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country
is to utilize the genius of the United States. ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद से अमेरिकी सदर ट्रंप ने डेडलाइंस और धमकियां तो कई दी, लेकिन उनमें से कोई भी इस हद तक कतई ना थी। सोमवार के रोज उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर तबाहकुन होगी। ये हमले मंगल के रोज वाशिंगटन डीसी के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे शुरू होंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि पूरा मुल्क एक ही रात में नेस्तो नाबूद किया जा सकता है और वो रात शायद आज की रात हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस अंजाम से बचना चाहता है तो उसे ये मुआहदा करना होगा जो मेरे लिए काबिल कबूल हो। आबनाए हुर्मुज से तेल की आज़ादाना आमदोरफ्त भी मुआहदे में शामिल होनी चाहिए। ट्रंप की दी गई मोहलत खत्म हो रही है और अभी तक इस बात के आसार बहुत कम हैं कि ईरान ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार है। ईरान ने आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश की है। ईरान का मुतालबा है कि तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा किया जाए और पाबंदियां उठाई जाएं। एक अमरीकी ओहदेदार ने ईरान की फहरिस्त को इंतहा पसंदाना करार दिया। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारे इरना की जानिब से पीर के रोज़ ये खबर आई थी कि ईरान ने अमरीका के साथ जारी जंग को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के मकसद से पाकिस्तान को एक अमन तजवीज़ पेश की है। इरना के मुताबिक ईरानी वफ्द ने अमरीकी तजावीज़ के जवाब में अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिन्हें जमा कराने से कबल ईरानी क़यादत ने तकरीबन 2 हफ्तों तक तफसीली जायजे के बाद इसे हतमी शक्ल दी है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मंगल तक जवाब देने की मोहलत दी थी और साथ ही खबरदार भी किया था कि अगर आबनाए हुर्मुज ना खोली गई तो ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात से बाखबर एक इलाकाई ओहदेदार के मुताबिक जंग बंदी के बगैर किसी भी नौयत की बातचीत में बामानी पेशरफ्त का इम्कान निहायत कम है। मुज़ाकरात की हसासियत के पेश नज़र ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने का मुतालबा किया। ओहदेदार का कहना था कि इस वक्त मवासलाती बंदिश की वजह से ईरान तक पैगाम पहुंचाने और ईरान का जवाब लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। ओहदेदार ने कहा, ईरान तक पैगाम पहुंचाना और मुनासिब वक्त में जवाब हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। जवाब आने में औसतन 1 दिन या इससे भी ज़्यादा वक्त लग रहा है। यूं तो पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र सालसी की कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम ख़त्म होती मोहलत और मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त ने अमरीकी सदर को एक नाजुक मुकाम पर ला खड़ा किया है। अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो ट्रंप अपनी मुकर्रर करदा मोहलत में तोसी कर सकते हैं, जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों में चौथी बार होगी। लेकिन गालियों और इंतबाह भरी इस कदर तफसीली और सख्त धमकियों के बाद भी अगर जंग तूल पकड़ती है तो पीछे हटने की सूरत में ट्रंप की साख को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मुमकिन है कि ईरान और दुनिया के दीगर ममालिक इस नतीजे पर पहुंचें कि अपनी तमाम तर फौजी कुव्वत और जंगी महारत के बावजूद अमेरिका इस वक्त मुज़ाकरात के लिए किसी मजबूत मुकाम पर नहीं है। पीर की दोपहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इसरार किया कि हम जीत गए हैं। उन्होंने कहा कि वो यानी ईरान अस्करी तौर पर हार गए हैं। उनके पास सिर्फ ये नफसियाती हरबा रह गया है कि ओह, हम पानी में 2-4 बारूदी सुरंगें डाल देंगे। Every single one of them. And the talent, the genius is not even talent, it's genius. It's the whole ball game, every one of them. If you look at what we did with Maduro, we went into a military compound, a massive, with thousands and thousands of soldiers, and within a matter of minutes, and he lived behind iron doors. There were steel doors, broke them down so quickly, and within almost minutes, he was in the back of these planes. It was a similar group. यही नफ्सियात यानी ये सलाहियत कि ड्रोन्स, मिसाइलों और बारूदी सुरंगों के जरिए आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तेल बरदार बहरी जहाजों को रोका जा सकता है, ईरान का एक ऐसा हथियार हो सकता है जिसे अमेरिका अब तक मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं। पीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाने की अमरीकी अस्करी सलाहियत पर फख्र का इजहार किया कि किस तरह गुज़िश्ता साल ईरान के जौहरी मुकामात पर हमले किए गए। जनवरी में वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ा गया और इस हफ्ते ईरान में फंसे अमरीकी एहलकार को बाजियाब कराया गया। सदर और उनकी कौमी सलामती की टीम ने इस हालिया कार्रवाई को सराहा, जिसमें सैकड़ों तैयारों और फौजी दस्तों ने हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आहंगी से मिशन अंजाम दिया। ये कोशिश गैर मामूली तो थी, लेकिन एक ऐसे खतरे से बचने के लिए थी जिसे वजीर दिफा पीट हेगसेट खुद एक मुमकिना अलमिया करार दे चुके हैं।
अगरचे इस अलमिये से बचा लिया गया है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अमरीकी अफवाज को ईरान में अब भी खतरात लाहक हैं। शायद अमरीकी सदर अभी ये सीख रहे हैं कि अमरीकी अस्करी ताकत की भी अपनी हदूद हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम बॉम्ब मारकर उन्हें तबाह और बर्बाद कर सकते हैं, हम उन्हें हैरान और परेशान कर सकते हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के लिए सिर्फ एक दहशतगर्द ही काफी होता है। ट्रंप के पास दूसरा रास्ता यह है कि वो अपनी धमकियों पर अमल कर गुजरें। ताहम कानूनी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर और मुसलसल हमले जंगी जराइम के जुमरे में आ सकते हैं। सदर ओबामा के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कानूनी मुशीर रहने वाली ब्रिजमैन ने बीबीसी के अमरीकी शराकतदार इदारे CBS से गुफ्तगू में कहा कि तमाम बिजली घरों को तबाह करना, हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए शहरियों को निशाना बनाना, इस नौयत के इक़दामात वाज़े तौर पर गैर कानूनी है। ट्रंप ने कहा कि वो इस इम्कान के बारे में फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के शहरी आज़ादी के हुसूल के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने पर आमादा होंगे, अगरचे ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटना उनका मकसद नहीं भी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर और मुसलसल हमले जंगी जराइम के जुमरे में आ सकते हैं। सदर ने इस मौके पर बरतानिया, नेटो और जनूबी कोरिया समेत अमेरिका के अहम इत्तेहादियों पर फिर तनकीद की। इन इत्तेहादियों से ट्रंप को शिकायत है कि हालिया तनाज़े के दौरान वो अमेरिका की मदद को नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये नेटो पर एक ऐसा दाग है जो कभी मिट नहीं सकेगा, और ये भी कहा कि अमेरिका को बरतानिया की जरूरत नहीं है। Millions of people trying to get an award. So when you add that to it, but we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. अमेरिकी फौज की मरकजी कमान की जानिब से सोमवार को जारी की गई ताज़ा मालूमात के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक अमेरिकी अफवाज ईरान भर में 13,000 से ज्यादा हमले कर चुकी है। अगरचे ट्रंप का कहना है कि ईरानी अवाम जारी अमेरिकी फौजी कार्रवाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, बल्कि दर हकीकत वो अपने शहरों पर बरसने वाले बमों का खैर मकदम भी कर रहे हैं। ताहम उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि अमेरिका इस वक्त जो कुछ तबाह करेगा बिलाखिर इसे दोबारा तामीर करना पड़ेगा, और मुमकिन है कि अमेरिका खुद भी इस तामीर नौ में किसी मरहले पर हिस्सा डाले। उन्होंने कहा कि क्या मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना चाहता हूं? नहीं। अगर हम आज ही हमले रोक दें तो उन्हें अपनी मईशत और मुल्क की तामीर नौ में 20 साल लग जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो अपनी बमबारी की धमकियों पर अमल करते हैं तो तामीर नौ का ये अमल 1 सदी तक फैल सकता है। Mr. Witkoff, Mr. Kushner and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it, but tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the genius of the United States. शायद ये वो पत्थरों का दौर है जिसमें धकेलने की धमकी वो ईरान को दे चुके हैं, लेकिन इसके नतीजे में पैदा होने वाला इंसानी बहरान और ईरान की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई के खित्ते पर असरात निहायत तबाहकुन साबित हो सकते हैं। ताहम ट्रंप को अब भी किसी पेशरफ्त की उम्मीद है। उन्होंने कहा, दूसरी जानिब हमारे पास एक फ्रीक है जो फाल है और आमादा है, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जब बहुत कुछ दाव पर लगा हो तो सदर की जानिब से चीज़ों को गैर वाज़े रखना काबिल गौर है। पीर के रोज़ उन्होंने कहा, हम सब ने एक एक पहलू पर सोच विचार कर रखी है, मगर वो इसकी तफसीलात जाहिर नहीं कर रहे।
ये उस बात की अलामत भी हो सकती है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात उस मुकाम से कहीं आगे बढ़ चुके हैं जितना अवामी तौर पर तस्लीम किया गया है, या फिर ये महज फरेब और खुशफहमी का इम्तिजाज भी हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास कल तक का वक्त है, देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि वो नेक नीति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। John Ratcliffe, he did a phenomenal job that night. He did something that I don't know if you want to talk about it. If you want, you can. I'm not sure you're supposed to. I'm not going to talk about it. But the CIA was very responsible for finding this little speck. It's like they used an expression on one of the shows. A general was talking about, it's like finding a needle in a haystack, finding this pilot. And the CIA was unbelievable. And you may, if you can, you'll talk, it might be classified, in which case I'd have to put him in jail if he talks about it. And I don't want to put him in jail. He doesn't deserve that. So, John, do you want to say a few words? Thank you. ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जहां इसराइल ने तेहरान और करीबी इलाकों में फिजाई हमलों की एक नई लहर का आगाज किया है, जिसमें ईरान के अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट और मिसाइल इंडस्ट्री के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में ईरान की बरामदात का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है। इसराइली दिफाई अफवाज ने ऐलान किया कि उन्होंने ईरान पर फिजाई हमलों की एक नई लहर का आगाज कर दिया है। IDF की जानिब से ये ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है कि जब उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि जंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी सालसों की जानिब से पेश करदा जंग बंदी की तजवीज़ काफी हद तक नाकाबिले कबूल है। हमने अब ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट इस सालुए में जोरदार हमला किया है, जो मुल्क की पेट्रोकेमिकल पैदावार का तकरीबन 50% हिस्सा फराहम करने वाला एक अहम हदफ है। पिछले हफ्ते दूसरे मरकजी प्लांट पर किए गए हमले के बाद अब ये दोनों प्लांट्स, जो मिलकर ईरान की पेट्रोकेमिकल पैदावार का तकरीबन 85% हिस्सा हैं, बंद कर दिए गए हैं और काम नहीं कर रहे। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत के अली अस्सालम एयरबेस पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 15 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जबकि फिजाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद मिसाइलों को नाकाम बनाया है। अब से कुछ देर कबल यानी मंगल की सुबह इसराइल का कहना है कि उसका फिजाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इन वाक़यात के दरमियान तेहरान और करज में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं, जिससे शहरी इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी इदारे ऊंचा ने ईरान में इंसानी सूरत हाल के बिगड़ने की तनबीह की, जिसमें शहरी हलाकतों, जख्मियों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की तफसीलात सामने आई हैं। ऊंचा का कहना है कि ईरान में जंग के आगाज से 30 मार्च तक 1000 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं, 90,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 38 लाख से ज़्यादा लोग इस जंग से मुतासिर हुए हैं। इदारे के मुताबिक जंग के आगाज से 1 अप्रैल तक 1,15,000 से ज़्यादा शहरी इमारतों और यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है। खित्ते में इजाफी कशीदगी के तनाज़र में बैनुल-अक़वामी सालसों के जरिए अमन के इम्कानात पर बातचीत भी तेजी से जारी है। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारे इरना की जानिब से पीर के रोज़ ये खबर आई थी कि ईरान ने अमेरिका के साथ जारी जंग को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के मकसद से पाकिस्तान को एक अमन तजावीज़ पेश की है। मंगल के रोज़ एक ईरानी एहलकार ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें इस्लामी जमहूरिया के नौजवानों से मुतालबा किया गया कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आमेज जुमलों से कबल मुल्क में पावर प्लांट्स के गिर्द इंसानी जंजीरें बनाएं। मैं तमाम नौजवानों, खिलाड़ियों, फनकारों, तलबा, यूनिवर्सिटी के अफराद और असातिज़ा को दावत देता हूँ कि वो दोपहर 2 बजे इन नैरूगाहों के गिर्द जमा हों जो हमारे पास हैं और हमारे कौमी वसाइल हैं, बग़ैर किसी सियासी नज़रिए या मौक़िफ़ के, क्योंकि ये ईरान के मुस्तक़बिल और ईरानी नौजवानों का मसला है, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि अवामी बुनियादी ढांचों पर हमला करना एक जंगी जुर्म है। इसराइल में भी जंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसराइल में भी जंग की मुखालफत बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब हमने जानने की कोशिश की है यरूशलेम में मौजूद हरिंदर मिश्रा से। देखिए, जंग के खिलाफ जो है कुछ यहाँ पर मुजाहरे हुए, हालांकि वो उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कई सारे शहरों में जो है इस तरह के मुजाहरे देखने को आए
اور یہاں پر ابھی جس طرح کے ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں، اور ہوم فرنٹ کمانڈ کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو اس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے کچھ حال فی الحال ان کو جو ہے اجازت دی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مظاہروں پر پابندی لگائی جائے گی اور یہ طے کیا جائے گا کہ اس میں زیادہ لوگ حصہ نہ لے پائیں۔ دراصل یہاں پر اندر جو ہے نا کافی مخالفین نظر اب دھیرے دھیرے آنے لگے ہیں۔ پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ حزب اختلاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ ساتھ کھڑے تھے سرکار کے، لیکن کچھ بغاوتی جو ہیں آوازیں اب سننے کو مل رہی ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے اپنے پائلٹس کو ایران کے اندر سے نکالنے کے آپریشن نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کے دوران کئی امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے گئے تھے۔ امریکہ اپنے پائلٹس کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرتا رہا اور ایران انہیں پکڑنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتا رہا؟ تفصیل جانیے ان ڈیپتھ کی اس رپورٹ میں، جسے احسن محمود پیش کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر دور تک یہ اس مشن کی باقیات ہیں جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے معجزاتی قرار دیا ہے۔ جو ملبہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ امریکی C-130 ٹرانسپورٹ طیارے کا ہے، جسے امریکہ کے مطابق پہلے چھوڑنا پڑا اور پھر تباہ کرنا پڑا۔ وہ یہاں ایک امریکی ایئر مین کو ڈھونڈنے آئے تھے جس کا طیارہ جمعے کو مار گرایا گیا تھا۔ رات گئے اسے کامیابی سے ریسکیو کر لیا گیا۔ وہ شدید زخمی مگر زندہ تھا۔ ہمیں وہ مل گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ یہ فوجی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ 2 امریکی پائلٹوں کو علیحدہ دشمن کے علاقے میں دور تک جا کر بچایا گیا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی امریکی جنگجو کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، صدر ٹرمپ نے کہا۔ یہ ریسکیو کارروائی بظاہر ایران کے اندر پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ دور تک اندر جا کر انجام دی گئی۔ BBC نے ملبے کی جگہ کو یہاں جیو لوکیٹ کیا ہے جو اصفہان شہر سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جمعے سے لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے ایک آپریشن جاری تھا جب ان کا F-15E طیارہ مار گرایا گیا تھا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے ملبے کی یہ تصاویر نشر کی، لیکن ان میں نہ ہی پائلٹ اور نہ ہی ویپن سسٹم آفیسر کا کوئی نشان تھا۔ سرکاری ٹی وی پر مقامی لوگوں کے لیے یہ پیغام چلایا گیا، اگر آپ دشمن پائلٹ کو پکڑیں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا، نیوز ریڈر نے کہا۔ اس کے بعد ایسی تصاویر سامنے آئیں جن میں مقامی لوگ ایئر مین کو تلاش کر رہے تھے۔ انعام 67,000 امریکی ڈالر۔ لیکن اسی دوران لوکیٹر بیکنز کی مدد سے امریکی فوج بھی تلاش میں مصروف تھی۔ ہفتے کی ان تصاویر میں ایک کامبیٹ ریسکیو مشن جاری دیکھا گیا جس میں صرف پائلٹ کو نکالا جا سکا۔ اگر ایران دوسرے ایئر مین کو پکڑ لیتا، جو اب ہمیں معلوم ہے کہ ایک کرنل تھا یعنی ایک سینئر افسر تھا، تو ایران کو بہت فائدہ ہوتا، لیکن بظاہر اسے بھی ریسکیو کر لیا گیا، اگرچہ اس کی قیمت کئی طیاروں کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ اس پر ایران کے فوجی ترجمان نے کہا کہ امریکی آپریشن ناکام رہا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے طیارہ تباہ کر دیا۔ یہ جتنا بھی ڈرامائی ہو، یہ اس بڑے اور جاری مسئلے سے توجہ ہٹاتا ہے جو اس جنگ کے خاتمے سے متعلق ہے۔ ایران جو اب بھی بمباری کی زد میں ہے، آبنائے ہرمز کو جزوی طور پر مگر مؤثر انداز میں بند کیے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی اور سخت زبان پر مبنی پیغام میں لکھا، منگل ایران میں پاور پلانٹ اور پلوں کا دن ہوگا، سب ایک ساتھ، اس جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس آبی گزرگاہ کو کھولو، تم پاگل، ورنہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے، بس دیکھتے جاؤ، پریز بی ٹو اللہ۔ ایران کے متعدد صنعتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جس سے معیشت کو دیر پا نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ کی سخت اور دھمکی آمیز زبان اور گالم گلوچ کے باوجود آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول واضح طور پر برقرار دکھائی دیتا ہے، جس کے عالمی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تیل، گیس اور دیگر اہم اشیاء کی ترسیل کا ایک نہایت اہم راستہ ہے۔ آبنائے ہرمز دراصل 2 سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ خلیج فارس کو خلیج عمان کے ساتھ جوڑتی ہے اور آگے جا کر یہی راستہ عربین سی یعنی بحیرہ عرب سے مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ صرف ایک سمندر کا شارٹ کٹ نہیں، بلکہ ایک نہایت اہم آبی گزرگاہ ہے جو مختلف سمندروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اورلا گوئرین نے آبنائے ہرمز کے قریب عمان کے ساحل سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ یہ علاقہ پرسکون اور پرامن نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ہم امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے میدان کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آگے مال بردار بحری جہاز لنگر ڈالے ہوئے آبنائے ہرمز کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس اہم آبی گزرگاہ سے
عام طور پر دنیا کے 20% تیل اور قدرتی مائع گیس کی ترسیل ہوتی ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ جنگ سے پہلے یہاں سے روزانہ تقریباً 130 جہاز گزرتے تھے، لیکن اب صرف 5 یا 6 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ آبی گزرگاہ اب تہران کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، شاید ان کے پاس موجود سب سے طاقتور ہتھیار۔ جہازوں کو یہاں پھنسا کر ایران تیل کی عالمی سپلائی میں کمی کر رہا ہے۔ اس سے قلت پیدا ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، صارفین میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے اور عالمی برادری پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف اتنا ہی قریب جا سکتے ہیں۔ یہاں عمان میں حکام کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش میں خطرات بھی ہیں۔ اس آبی گزرگاہ پر موجود جہازوں پر ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ پانی میں مائن سے بھی خطرات ہیں، اور کھلے سمندر کے اس غیر محفوظ علاقے کو دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی طاقت کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کا تصور کرنا کتنا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا۔ ہم پچھلے چند گھنٹوں سے یہاں ساحل کے قریب سفر کر رہے ہیں، اور عام طور پر سال کے اس وقت آپ کو ڈولفنز دیکھنے کے لیے سیاحوں سے بھری کشتیاں نظر آتی ہیں۔ وہ یہاں کی ایک مقبول سیاحتی کشش ہے۔ خیر، آج ہم نے بہت سی ڈولفنز تو دیکھی، لیکن سیاح نہیں تھے۔ اس کا ڈرامائی اثر نہ صرف یہاں عمان کی معیشت پر بلکہ پورے خلیج، وسیع تر خطے اور دنیا پر پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ بہت زیادہ معاشی تکلیف دے رہی ہے، اور ایران کو امید ہے کہ وہ اس تکلیف کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی سمجھوتے کی طرف دھکیلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ And Iran is hoping it can use that pain to push Donald Trump towards a settlement. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز کو رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ احکامات 7 اپریل 2026 سے تا حکم ثانی نافذ العمل رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پورے ہفتے کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک محدود رہیں گی۔ صرف میڈیکل سٹورز، ہسپتالوں اور لیبارٹریز کو اس بندش سے استثناء حاصل ہوگا۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی کی شکل میں اس کے اثرات دیگر صوبوں کے علاوہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے فوری طور پر پاکستان کے صوبے بلوچستان پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ جانیے رپورٹر محمد کاظم سے۔ خلیج کی صورتحال کی وجہ سے حکومت پاکستان نے تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس سے ہر پاکستانی پریشان ہے، لیکن اس کے اثرات بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں صنعتیں نہیں ہیں، اور جو خوراکی اشیاء ہیں اس کے لیے بلوچستان کا انحصار سندھ اور پنجاب پر ہے۔ جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اب جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بلوچستان کے ٹرانسپورٹر خود بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کا ایک جھلک یہاں کوئٹہ کے ٹرک اڈے سے نظر آتا ہے، جہاں لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹرکیں کڑی کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو موجودہ کرایہ ہے اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز جو ہے ڈیزل پہ چلتا ہے۔ یہاں سے لاہور کا کرایہ 2-2.5 لاکھ چل رہا تھا، ابھی آج کل 5 لاکھ چل رہا ہے۔ تو وہ کرایہ اٹھا کے مال کے اوپر تقسیم کرتے ہیں، مال ہر چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایرانی تیل بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت تھی، لیکن حکومت پاکستان کے اعلان کے ساتھ جو ایرانی تیل ہے اس کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے پہلے کوئٹہ میں ایرانی پیٹرول 180 روپے فی لیٹر بک رہا تھا، لیکن اب اس کی قیمت 350 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم نے ہزارگنجی میں ایرانی تیل کے کاروبار سے وابستہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو سبزیاں ہیں، چکن ہے، تیل ہے، گھی ہے، آٹا ہے، اور جو دیگر بنیادی اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتوں پہ کتنا اثر پڑا، اس حوالے سے ہم نے ہزارگنجی کا رخ کیا، جہاں کوئٹہ کی سب سے بڑی سبزی منڈی واقع ہے۔
लेकिन किराए की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। टमाटर आ रहा था लड़काने का तो ये 1200-1300 रुपये का जोड़ी चल रहा था, तो आज तकरीबन जो है ये 2000 को टच कर रहा है, कहीं पे 2200, कहीं से 2100 इस तरह चल रहा है। इसी तरह जो है मटर है, भिंडी है, ये सब के रेटों में फर्क पड़ा है। एक करेट का पहले होता था 150-155 किराया, अभी वही करेट का लग रहा है 210-230 तक। मंडी का जो है सब्जी जो है ये गरीब लोगों के पहुंच से दूर हो गई। पहले जो है ना था 50 किलो 5,500 का था, और आजकल 6,000 से भी क्रॉस हो गया, 6,000-6,200 तक पहुंचा है। और घी में भी बड़ी इजाफा हुई है, 5 लीटर बोतल में 150 तक का इजाफा हुआ है। पहले 2350 और अभी आजकल 2500-2550 का में मिल रहा है। मुर्गी का रेट पहले चल रहा था 500 से 550 रुपया, अभी जो है तेल के रेट बढ़ गया तो एकदम अभी 700 से लेकर 750 का आ गया। बाहर जो है मुख्तलिफ रेटें चल रहे हैं मुर्गी का गोश्त का। तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको कम करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने रिलीफ का ऐलान किया है। तो हमने भी कुछ सब्सिडीज प्लान किए, वो जो गुड्स और उसका है ट्रांसपोर्ट का है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो फेडरल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो सब्सिडी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही होगी। जितनी भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इट विल बी फ्री फॉर 1 मंथ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो फ्री कर रही है फॉर द पब्लिक, ताकि वो फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो उसमें आ जा सके। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के खलाबाज चांद की जानिब अपने तारीखी सफ़र की तकमील और एक मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के बाद अब वापस ज़मीन की तरफ रवाना हो चुके हैं। खलाबाजों की ज़मीन पर वापसी का सफ़र 4 दिन लेगा और वो अमरीका के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जुमे की शब 8:07 पर मुल्क के मगरबी साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतरेंगे। इस मिशन के दौरान किसी इंसान के ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूरी के सफ़र का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। मंगल को चांद के अकबी हिस्से की तरफ से गुजरने के अमल के दौरान खलाई जहाज पर सवार 4 खलाबाज उस वक्त जमीन से सबसे ज्यादा फासले पर सफर करने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। मंगल को चांद के अकबी हिस्से की तरफ से गुजरने के अमल के दौरान खलाई जहाज पर सवार 4 खलाबाज उस वक्त जमीन से सबसे ज्यादा फासले पर सफर करने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए जब वो कुराए अर्ज से 4,06,771 किलोमीटर के फासले पर पहुंचे। इससे कबल जमीन से सबसे दूर का सफर रिकॉर्ड अपोलो 13 के अमले के पास था, जो 1970 में 4,01,71 किलोमीटर दूर पहुंचे थे। जमीन से रिकॉर्ड फासला, रोशनी की सतह और मखसूस मदार का मतलब है कि ओराइन के अमले ने ऐसे मनाजर देखे हैं जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखे थे। मिशन कमांडर रीड वाइसमैन का कहना है कि ओराइन खलाई जहाज के अमले ने इस सफर में ऐसे मनाजर देखे जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखे, जबकि पायलट विक्टर ग्लोवर का कहना है कि जो कुछ उन्होंने देखा है इसे बयान करने के लिए कोई सिफाती अल्फाज मौजूद नहीं। चीन और इंडिया दोनों ने गुज़िश्ता चंद बरसों में चांद के दूर उफ्तादा हिस्से की तस्वीर लेने के लिए खलाई मिशन भेजे हैं। तो क्या इंसानों का खुद इसे देखना साइंसी नुक्ता नज़र से दिलचस्प है या सिर्फ इंसानी तहकीक के हवाले से? इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर क्रिस का कहना है कि आर्टेमिस और इसके अमले की जानिब से ली जाने वाली तस्वीर की कदर साइंसी से ज़्यादा फनकाराना है। Administrator Alex, I'm going to just get a quick comm check, make sure you guys are still on the line and we didn't have a handover. I am. Yes, I am. And integrity, and back over to you, Mr. President. Yeah, I think we might have gotten cut off. It is a long distance. It's a long ways. The reception's been great. There's a little bit of about a 9-second delay, but no, I just had a statement for, I don't know what you heard, but I was just saying they're very proud of your brilliant person from Canada. जनूबी इंडियन रियासत आंध्र प्रदेश की रहने वाली रामा सम्मा की उम्र 80 साल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दौड़ के मुकाबलों में 32 गोल्ड, 14 सिल्वर और 3 कांसी के मेडल जीते हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने ये शानदार कारनामा कैसे अंजाम दिया। मैंने 14 साल के बच्चों के साथ मुकाबला किया। मैं दौड़ में अव्वल आई, यानी मैं जीत गई। I am first. 32 గోల్డ్, 14 సిల్వర్, 3 కాంసియన్, 2 రోల్ షోల్డర్లు.
तकरीबन 80 साल की उम्र में दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली ये खातून रामा सुबामा है, जो जनूबी हिंदुस्तान के रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्हें बचपन से ही खेलों का शौक़ रहा है। स्कूल के दिनों से ही दौड़ने में मेरी बहुत दिलचस्पी रही है। आपने बाद में दौड़ना क्यों छोड़ दिया? फिर मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए। दरमियान में एक वक्फा ज़रूर आया, लेकिन अब वो दोबारा मैदान में है। अपनी उम्र से कई कम उम्र लोगों के साथ मुकाबला करती हैं। कम उम्र में शादी और बाद में बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से रामा सुबामा खेलों से दूर हो गई। उन्होंने अपने बेटे और बेटी की तालीम के लिए सख्त मेहनत की। दोनों आज सरकारी असातिज़ा हैं। उन्होंने अपने दामाद की तालीम में भी मदद की और उसे सरकारी नौकरी दिलवाने में भी किरदार अदा किया। रमा सुबामा के दोनों बच्चे अलग अलग शहरों में रहते हैं और वो उन दोनों के पास आती जाती रहती हैं। एक दिन ट्रेन के सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात वेटरन मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के एक ओहदेदार से हुई। उन्हीं की मदद और हौसला अफजाई से उन्होंने 2015 में दोबारा दौड़ना शुरू किया। एथलेटिक एसोसिएशन ने मुझे बताया कि वो खेलों के एक मुकाबले में जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी खेल बहुत पसंद है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मैंने 2015 में दोबारा दौड़ना शुरू किया। जब उनके बच्चे नेल्लोर में सरकारी नौकरियों में मसरूफ़ हो गए तो रामा सुबामा ने कालावाई, जहां उनका आबाई घर है, वहां रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। रमा सुबामा की बेटी के मुताबिक उनकी वालिदा के अंदर हमेशा से अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश रही है। उनके अंदर हमेशा उमंगें रही हैं। वो हमें कहती थी कि हमें इस समाज में कुछ बनकर दिखाना चाहिए। वो मुझे और मेरे छोटे भाई से अक्सर कहती थी कि हम गरीब हैं, इसलिए दौलत इकट्ठी करना मुश्किल है, लेकिन हमें अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए, खेलों में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी शनाख्त बनानी चाहिए। लोग रमा सुबामा को बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर हैरत और ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हमारे तलबा भी इन्हें देखकर तहरीक हासिल करते हैं। उनकी हौसला अफजाई से बच्चों में मुस्बत तब्दीली आएगी और उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। रमा सुबामा की ख्वाहिश है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले करें। उनके पास पासपोर्ट मौजूद है। जिस घर में वो काम करती है उस घर के मालिकान ने पासपोर्ट बनवाने में उनकी मदद की। मुझे उम्मीद है कि मुझे इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए भेजा जाएगा। मेरे पास पासपोर्ट भी है। ताहम वेटरन मास्टर्स एसोसिएशन के नेल्लोर ज़िले शाख की नायब सदर कोटेश्वर अमन ने BBC को बताया कि अब रामा सुबामा को मुकाबलों के लिए कहीं नहीं लिया जाएगा। हालांकि माजी में वो इन्हें मुख्तलिफ रियासतों में मुकाबलों के लिए ले जाती रही हैं। इसके बावजूद इन तमाम बातों ने रामा सुबामा के खेल के शौक़ को कभी कमज़ोर नहीं किया। बर्तानिया में एक नाबीना शख्स मैराथन मुकम्मल करना चाहता है, लेकिन वो किसी इंसानी रहनुमा के साथ नहीं दौड़ रहा। इसकी बजाय वो एक खास हाई टेक चश्मा इस्तेमाल कर रही हैं, जो दूर से देख सकता है कि उनके सामने क्या है और लोग फौरन उन्हें रास्ता बता देते हैं। तफसीलात के साथ उमर आफरीदी। क्लार्क रेनॉल्ड्स घर के पिछले गार्डन में ब्रेल नुक्तों से आर्ट बनाते हैं। इसका मतलब है नुक्तों का ख्याल रखें। वो अपने दूसरे नाम मिस्टर डॉट से मशहूर हैं। मैं पूरे मुल्क के स्कूलों में जाता हूँ और ब्रेल को आर्ट की तरह सिखाता हूँ। मैंने ये किरदार बनाया है। ये ब्रेल के रिडल्स जैसा है। मैं ब्रेल के नुक्तों से भरा होता हूँ, इसलिए मेरा नाम मिस्टर डॉट है। उन्होंने नाबीनापन के बारे में लोगों की आगाही के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। 3 साल पहले उन्होंने एक गाइड की मदद से लंदन मैराथन में हिस्सा लिया था। अब वो फ्लाइट फॉर साइट नामी खैराती इदारे के सफ़ीर हैं और लोगों को इस मसले को बेहतर तौर पर समझने में मदद देते हैं। नज़र कमज़ोर होने का मतलब मुकम्मल अंधेरा नहीं है। मैं ऐसे देखता हूँ जैसे पानी के अंदर से देख रहे हूँ। मुझे पता होता है कि आप मौजूद हैं, लेकिन मुझे बारीक चीज़ें नज़र नहीं आती। इस महीने के आखिर में वो अपने अगले चैलेंज ब्राइटन मैराथन में हिस्सा लेंगे। इस बार वो कुछ नया करेंगे। वो स्मार्ट चश्मे इस्तेमाल करेंगे जिनमें कैमरा और स्पीकर लगा होगा। साथ ही वो बी माई आइज नामी ऐप इस्तेमाल करेंगे। रज़ाकार इस ऐप के जरिए देख सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और दौड़ते वक्त उन्हें फौरन रास्ता बताएंगे। आमतौर पर लोग इस ऐप पर किसी की मदद करते हैं, जैसे कपड़ों का रंग बताना। मसलन वो कहते हैं कि ये ड्रेस रेड है या ब्लू है। बस मुझे ये बता दें कि बिन्स मेरे राइट पे हैं या लेफ्ट पे। बस इतना ही करना है। मेरे लिए ये बहुत ख़ास है। मैं शुरू में ही बता दूंगा कि आपको ऐसी कॉल कभी नहीं आएंगी, क्योंकि ये मैं हूँ मिस्टर डॉट, जो इस टेक्नोलॉजी की हदों को वसी करना चाहता है। वो कहते हैं कि अगर कोई कमज़ोर नज़र वाला शख्स मुश्किलात पर काबू पा ले तो लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए।
جب مجھے بتایا گیا کہ میری نظر جا رہی ہے تو میں نے سوچا میری زندگی ختم ہو گئی. میں اس دوڑ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظر کمزور ہونے کے باوجود زندگی میں پازیٹیو رہنا ممکن ہے. بارودی سرنگوں کی تلاش کرنے والے ایک مشہور چوہے کی یاد میں ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے جو اس نوعیت کا دنیا کا پہلا مجسمہ ہے. اس چوہے کو بہادری کے اعتراف میں سونے کا تمغہ بھی دیا گیا تھا. تفصیل بتا رہے ہیں غضنفر حیدر. بارودی سرنگیں تلاش کرنے والا ایک مشہور چوہے کی یاد میں مجسمہ نصب کیا گیا ہے جو اس طرح دنیا کا پہلا مجسمہ ہے. اس چوہے کو بہادری پر سونے کا تمغہ دیا گیا تھا. مگاوا نامی چوہے نے جو 8 سال کی عمر تک زندہ رہا سن 2016 میں اپنے کیریئر کے آغاز سے 5 برس کے دوران کمبوڈیا میں 100 سے زیادہ بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کو سونگھ کر تلاش کیا. چوہے کا یہ مجسمہ بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر نصب کیا گیا ہے. غضنفر حیدر کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سحر بین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور مقامی میڈیا کے مطابق اس میں ایک حملہ آور ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل حملے کیے ہیں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF کے مطابق اس کے دفاعی نظام ان میزائلوں کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت میں عدالت نے اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی عمران خان سے بدھ 2 بجے ملاقات کروائی جائے. 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے عمران خان سے نہ تو ان کی بہنوں کی اور نہ ہی ان کے وکلا کی ملاقات کروائی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی حد تک سزا معطلی سے متعلق اپیل پر فیصلہ سنانے کی استدعا پر کہا کہ اپیل پر دلائل دینا شروع کریں گے تو 7 یوم میں فیصلہ کر دیں گے.